हम पढ़ने वाले हैं वो है सम डेफिनेशन वेक्टर। मतलब कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो वेक्टर में जनरली यूज़ होते हैं। उन टर्म को हमें समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे काफ़ी कठिन नहीं, मतलब कठिन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे अभी तुम्हारे दिमाग में वेक्टर ही सेट नहीं हो रहा होगा कि आखिरकार वेक्टर रियल में है क्या, है कि नहीं। अभी बताओ, तुम्हें जानवर ज़्यादा समझ में आता, बर्ड या फिर कुत्ता? ऐसे ही तुम्हें वेलोसिटी ज़्यादा समझ में आता है कि वेक्टर? वेलोसिटी। क्योंकि समझ लो कि वेक्टर जो है वो जानवर है और कुत्ता वेलोसिटी है। मतलब वेक्टर के अंदर वो क्वांटिटी आती हैं जो वेक्टर को, मतलब जो वेक्टर और मतलब वेक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जैसे वेक्टर एक जनरल वर्ड है। जैसे अगर ये मान लो कि वेक्टर ही रहा तो इसके अंदर बहुत सारी, जैसे वेक्टर ही रहा तो इसके अंदर वेलोसिटी है भी है, इसके अंदर फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। मतलब वेक्टर की अंदर जब सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर मैं तुमसे कह दूँ कि जैसे एनिमल लिख दो, तो अभी एनिमल क्या है, जनरल है ना कि नहीं। एनिमल के अंदर आता है डॉग, कैट, फिश आती है, बिल्कुल। ह्यूमन भी आते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, एनिमल्स में ये फिश में मतलब ये टाइगर माइगर सब आ जाएगा है। तो ये एनिमल्स के एक सब कैटेगरी हैं। ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनकी सब कैटेगरी वेलोसिटी में। अगर इन सबको वेक्टर को ना समझ में आ रहा हो शब्द, तो भी तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वेलोसिटी जी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर तुम्हें जानवर को समझना है, तुम अगर कुत्ते को या बिल्ली के बारे में समझ लो, तो शायद तुम जानवर के बारे में समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो वो मैमेल में आते हैं, इंसान। तो इतनी सिंपल सी ये वेक्टर की कहानी है। तो अब वेक्टर में कुछ ना कुछ जनरल टर्म होते हैं। हाँ, अब देखो कुछ जैसे टर्म आते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर। कोई वेक्टर कब इक्वल होगा? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर इक्वल तब माने जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे, एक सेम हो तो मैग्नीट्यूड तो नहीं माना जाएगा। इफ टू सेम कैसा? तो अगर हम इसकी सिंपल सी इक्वल वेक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन देखते तो इसका मतलब है इफ़ टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। जैसे मान लो कि कोई चीज़, ऐसे मान लो कार जा रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ईस्ट में है। ईस्ट में कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और ये दूसरी है, मतलब दूसरी एक कार, मतलब कुछ भी मान लो, ट्रक बना लेते हैं, दूसरा ये ट्रक है। ये भी ईस्ट में जा रहा है, इसकी भी स्पीड वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब कि अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दें किसी भी एक का, तो दोनों चेंज क्वांटिटी होनी आएंगी। क्योंकि वेक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर एक भी कोई चीज़ चेंज हुई तो वो सब चेंज ही मानी जाएगी। दो ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर करके। हाँ, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, जितने भी हो, मतलब कंपैरिजन स्टार्टिंग दो से ही होती है ना। अब हम देखो, सुनो, अब इसे रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे सिंपल सा तरीका रिप्रेजेंट करने, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं क्या? नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसकी भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज द अनदर वेक्टर। इसका मतलब ऐसा है कि दो वेक्टर हों, दोनों के मैग्नीट्यूड तो हों सेम, लेकिन क्या हो जाए? डायरेक्शन हो जाए अपोजिट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे ए वेक्टर जा रहा है इस साइड और बी वेक्टर जा रहा है इस साइड। देखो, जा इस साइड रहेगी स्केप, तो इसकी ऐसी रहेगी, रिप्रेजेंट करने का कि ऐसे लिखते हो ना कि
ABCD, BACD। तो ए तो हमेशा ऐसे रहेगा, उसका मतलब नहीं कि कोई ऐसा कर देते हैं कि वेक्टर इस साइड जा रहा है तो वो कैप भी ऐसी लगा देते हैं, ऐसी गलती मत करना है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, बिल्कुल। जैसे अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। जो माइनस आया है वो आया है ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, तो हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब हमें करना है कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, हमें वो तीसरा चीज़ टर्म समझना है, टर्म है बस कुछ वही समझने वाले हैं। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, देखो मॉडुलस जो होता है ना उसका ये समझ लो कि मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। किससे है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो m से मॉडुलस और m से मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब जैसे मान लो कोई वेक्टर है, जैसे मान लो a वेक्टर है, ऐसा है, उस पे जो ऐसे दो लगा दो, इसी को रिप्रेजेंट, देखो ये जो देव सिंबल है ना, इसका मतलब होता है कि उनका कितना मैग्नीट्यूड है। मतलब जहाँ भी देखो ये दो अगर सिंबल लगा दोगे ना, दो लाइन खींच दोगे, ये डायरेक्ट उस चीज़ का मैग्नीट्यूड निकाल के हमें दे देते हैं कि इसका आखिरकार मैग्नीट्यूड क्या है। अगर जैसे मतलब 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बोलते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो बस यही 4। अभी देखो जब यहाँ तो निकालना सिंपल होता है, जब वो IJK में आता है ना, IJK अभी आएंगे वेक्टर, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ उतना और कठिन नहीं है। अब एक आता है यूनिट वेक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस वेक्टर को थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि हाँ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन सेम रहती है किसमें? मॉडुलस में। मॉडुलस में कुछ नहीं, उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकाल दो तुम। हाँ मॉड्यूलस। अब जो हमें आखिरी मतलब एक वेक्टर पढ़ना, उसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये ज़्यादा बहुत जगह यूज़ होता है। अब जैसे मान लो एक 100 मीटर होता है, उसका यूनिट क्या होती है? 1 मीटर। मतलब कोई 100 मीटर का स्केल है, 100 मीटर लेंथ, तो हम बोलते हैं कि 1 मीटर इसकी यूनिट है। यूनिट लेंथ। जैसे कोई भी वेक्टर होता है, तो इसको ये लिख सकते हैं कि देखो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर इज अ वेक्टर। अब जरा देखो हम लोग देखते हैं, अभी देखो इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना सोच लो कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ ए यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का है वो, जैसे मान लो ए वेक्टर है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक कैप। उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हम देखो ऐसा मान लेते हैं कि वेलोसिटी ए है, बी मतलब v वेलोसिटी है, पहले इसको ऊपर कैप लगा देते हैं। तो हम क्या मानते हैं? 3i प्लस 4j और प्लस 5k। अभी इसमें IJK में तुम लोग घबराना नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसका जो होता है, इसका अब देखो सुनो, इसका जो फॉर्मूला ए रहा है इतना। वैसे हमने लेट कर लिया है कि कोई वेलोसिटी बी वेक्टर है, उसका मतलब ये है कि 3i प्लस 4j प्लस 5k। एक के ऊपर कैप मंजे। हाँ क्या हुआ? एक के ऊपर कैप। तो हमने मान लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3i प्लस 4j प्लस 5k। पहले इसका देखो मतलब समझो कि आखिरकार इसका मतलब होता है क्या है। सबसे पहले देखो इसका मतलब, जैसे मान लो ये कोई ए ऑब्जेक्ट, मतलब ये ए ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में उसकी है, हम इसकी सबकी यूनिट मान लेते हैं मीटर पर सेकंड है। उसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है उसका कंपोनेंट। बाई डायरेक्शन में जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड। जो जेड डायरेक्शन में वो है 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई ऐसी बॉडी जा रही है कि मतलब कि तुम्हें
तीनों इसमें कंपोनेंट उसके दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वेक्टर है कि नहीं। अगर हम कहेंगे तुम इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड, तुम कहोगे इसके ऊपर लगा देंगे हम मॉड, मतलब मॉड प्लस निकाल देंगे। उसका जो वेक्टर का सिंपल ये है कि जितने ये सब सिंपल सिंपल तुम्हारे जो नंबर लिखे हैं इनका स्क्वायर कर दो। है कि नहीं, सिंपल सा तुमने स्क्वायर कर दिया कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9 + 16 + 25, इन दोनों को मिला के 25 हो जाएगा। तो आखिरकार आएगा √50, मतलब 5√2 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका इतना क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड। अगर हमें इसका क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, तो हम कहेंगे v के ऊपर कैप लगाओ। हमने कहा सबसे पहले क्या लगा दो कि कोई 3i + 4j + 5k, और ऊपर हमने वेक्टर लिख दिया और नीचे लिख दिया हमने क्या, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड 5/2 मीटर, 5 लिख दिया, मतलब 5 इतना है। तो 3i 5/√2 + 4j + 5/√2 और 5k और 5/√2। इसका मतलब है कि x में इतना है, y का कोऑर्डिनेट a है और z का a रहा। समझ रहे कि नहीं। जैसे अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे मान लो यहाँ इसका कोई कंपोनेंट है, मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। तो अभी देखो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ कॉमा है 3,5, कितना है 3,5। तो जो इस मान लो ए वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा है, तो जैसे ओ ए रहा, तो ओ ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3i, जैसे ये x है और ये y है, और 5j। तो अगर हम ओ ए इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तुम कैसे लगो, उसके मॉड लगा दोगे। तो हमने क्या कहा था, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर = 9 आ जाएगा, + 25। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 34। तो ये रहा इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √34। अगर और क्लियर ना हो तो हम और बताते हैं। जैसे मान लो कोई ये यहाँ ऑब्जेक्ट O है, मतलब हमने कहा ये कोई P पॉइंट है और ये B वेक्टर है, क्या है, B वेक्टर। ये Y है, यहाँ मान लो Y को हम क्या मानते हैं, J, X को मानते हैं हम क्या, I। ये समझ लो कि वेक्टर जो I J है कुछ भी नहीं है यार। ये सिंपल सा, जैसे कोऑर्डिनेट में x y z यूज़ करते हैं, ऐसी वेक्टर में i j के यूज़ करते हैं। सिंपल सी कहानी है। ये समझ लो कि वेक्टर जो यूज़ आया उसका आया कि 3D को आसान बना दो। हम 3D के जो कैलकुलेशन थी उसको आसान बनाने के लिए शायद मतलब वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हमें। तो मान लो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है, ये वाला शायद तुम्हें ज़्यादा विजुलाइज हो जाएगा। तो हमने कहा कि जैसे O से P तक है, O से P हमने कहा कि x का 3i + 4j। यहाँ z तो कोई कंपोनेंट अभी है नहीं, तो हमें कोई लेंगे भी नहीं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, लगभग 25 आ रहा होगा, 25। और इसका आंसर आता है 5। और तुम अगर ये देखते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 होता है। तो जो 5 आता है वो क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है, इतने की लेंथ। तो सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 5, और उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अभी 3i + 4j में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। खैर का इसका तो मैग्नीट्यूड कितना है। अब हम तुमसे कहते हैं कि इसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। तुम कहोगे OP का हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो हमने कहा 3i + 4j / 5। तो 3i / 5 4j / 5। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट बन रहा होगा, अगर हम यहाँ देख लेते हैं ऐसा,
तो इनिशियली कुछ ऐसा होगा कि यहाँ यहाँ मतलब जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट हो जो भी होगा जो यहाँ है, तो उसका जो पता है कोऑर्डिनेट क्या है 3/5, 4/5। मतलब जो यहाँ ये 1 यूनिट पे जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट होगा ना, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3/5, 4/5। मतलब वो एक यूनिट जो वो चलेगा। हाँ, मतलब 1 यूनिट पे जितनी मतलब उससे ओरिजिन से दूरी होगी वही हम यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। अगर देखना तुम अगर निकालोगे 3/5 का मॉडुलस और 4/5 का स्क्वायर मतलब मॉडुलस निकालोगे तो देखना इसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, मतलब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो बस सिंपल सी कहानी यही है। यूनिट वेक्टर इतना कंफ्यूज होने वाली बात है। तो इतना जरूरी क्यों है ये? इतनी ज़रूरी है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी क्वांटिटी है, हाँ। तो उसकी यूनिट अगर तुम्हें एक यूनिट की चीज़ पता हो तो तुम बाकी उसकी मल्टीप्लाई अच्छा, करके पूरा निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड टाइप। हाँ, यूनिटरी मेथड का है कि अगर तुम्हारे पास एक जैसे हम अगर मान लो तुम जैसे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, मान लो क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदने गए, जैसे मान लो शर्ट खरीदने गए। शर्ट जब तुम खरीदने गए तो तुम पूछते हैं कि इस मान तुम्हें 10 शर्ट लानी है, मतलब 100 शर्ट लानी, कितनी भी शर्ट लानी, वेरिएबल शर्ट लानी है। तो अगर मान लो वो कह दे कि इतनी सारी शर्टें इतने की हैं, मतलब हमने कहा कि 100 शर्ट हैं और जो 100 शर्ट हैं उनकी प्राइस है 10,000। 10,000। तो तुम सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करोगे कि हमारे पास एक शर्ट की कीमत कितनी है। तुम जब एक शर्ट की कीमत निकालोगे कि एक शर्ट की कीमत कितनी होती है 10,000 अपॉन 10 कितनी 100 शर्ट देखो नहीं 10,000 शर्टें हैं, नहीं सॉरी 10,000 रुपये हैं 10 शर्ट की, मतलब 10 शर्ट हैं उनकी प्राइस है 10,000। तो एक शर्ट की प्राइस कितनी है 1,000। तुम कहोगे कि एक शर्ट की प्राइस 1,000 है, अगर हमें मान लो 15 शर्ट चाहिए है तो कितनी प्राइस देनी पड़ेगी 15,000। क्योंकि तुम्हें अगर यूनिट के बारे में पता है तो तुम बहुत आसान से कर लोगे। अगर मान लो तुम्हें हम कहेंगे 10 शर्टें हैं 10,000 की, तुम शायद 15 शर्ट निकालने में कठिनाई आ जाएगी तुम अगर यूनिटरी मेथड से नहीं जाओ। यूनिट हम सबसे पहले कैलकुलेशन दिमाग में क्या होती है कि एक शर्ट की वैल्यू कितनी है, बाकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैथ की खासियत ये है ना कि पढ़े लिखे हों, जो पढ़े लिखे होते शायद वही हिंदी इंग्लिश पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ देखना सब्जी बेचने वाले अनपढ़ बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, एक अक्षर भी नहीं पढ़े लिखे, वो कैलकुलेशन बहुत गजब करते हैं क्योंकि वो अपने उस मैथ को अपने अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यही खासियत होती है कि यूनिट मेथड से होता है कि हमें एक यूनिट की पता चल जाती, बाकी हम निकालते रहते हैं। कैप है वो कुछ रिप्रेजेंट। अब जो हमें एक चीज़ समझना है वो क्या समझना है कि एक टर्म और आता है, वो आता है कोलिनियर वेक्टर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कोलिनियर वेक्टर, इसको भी थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोलिनियर, उसमें तो लोग टेंशन नहीं लेना, कोलिनियर वेक्टर हम अभी तुम्हें समझाते हैं। तो को मतलब होता है साथ में, और लीनियर मतलब होता है लाइन में। एक लाइन में जो वेक्टर्स होते हैं उसे बोलते हैं कोलिनियर। जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसा जा रहा है और बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, मतलब दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। मान लो ए वेक्टर यहाँ को जा रहा है और बी वेक्टर जा रहा है यहाँ को, मतलब दोनों एक ही लाइन में है, तो ये भी क्या कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। अब नहीं अब एक आता है कोप्लेनर। अगर हम इसे बताते हैं, अगर हमें इसे और सिंपल डायरेक्शन में समझना है तो तुम इतनी चीज़ याद रखो कि सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ऐसा है कि या फिर ये सेम मतलब डायरेक्शन मतलब सेम होना चाहिए कि या फिर तुम्हारे साथ चले या तुम्हारे एंटी पैरेलल चले। मतलब अगर दो वेक्टर ऐसे समझ लो एक साथ भी जा रहे हैं कि डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो सकते हैं हम, और एक वेक्टर सीधे जा रहा है दूसरा वेक्टर यहाँ जा रहा है, तो भी ये कोलिनियर वेक्टर आएंगे। क्योंकि वेक्टर का है कि आखिरकार इनके एंगल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ए बी इसी में है और ए बी सी में है, इतना इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एक ही में जा रहा है। मतलब सब चीज़ को अगर चलो हम लोग और सिंपल समझते हैं तो ये समझ लो सेम डायरेक्शन में हो, एंटी डायरेक्शन हो,
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। और क्या हो, सेम लाइन में हो। अगर एक किसी भी एक कोई कंडीशन हो जाएगी ना तो ये सब कोलिनियर वेक्टर में ही आ जाएंगे। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कोई ऐसा जा रहा है और कोई ऐसा जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है क्या? हाँ जरूर। बस उन दोनों की लाइन एक साथ मीट नहीं करनी चाहिए, बस सीधी बात है। एक और अगर इससे हम लोग थोड़ा और ब्रॉडली अगर समझते हैं तो इतना समझ लो कि कोलिनियर वेक्टर ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इतना समझ लो कि जितने भी इक्वल वेक्टर हैं सब कोलिनियर वेक्टर हैं, लेकिन कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। मतलब कि या फिर सेम डायरेक्शन हो जाए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, या फिर सेम लाइन में आ जाए, तो ये सब उसमें आ जाते हैं किसमें? कोलिनियर वेक्टर में। अगर अब देखो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। कोप्लेनर, कोप्लेनर को तुम्हें ऐसे समझना है कि को मतलब साथ और प्लेन मतलब एक प्लेन में। एक प्लेन में जो वेक्टर होते हैं उन सबको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। मतलब कोप्लेनर के वेक्टर के अंदर सारे वेक्टर आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा देखना भी। मतलब ये वेक्टर इस साइड जा रहा है, एक वेक्टर इस साइड जा रहा है, लेकिन सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला वेक्टर इस साइड को जा रहा है और ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है। ऐसे जाने वाला कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि इसकी प्लेन चेंज हो चुका है, लेकिन ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर कहलाएंगे। मतलब ये वेक्टर ऐसा जा रहा है, ये वेक्टर ऐसा जा रहा है। मतलब एक गाड़ी ऐसी जा रही है, एक गाड़ी ऐसी जा रही है, तो ये सब किस में है? कोप्लेनर में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी इस साइड जा रही है और प्लेन जा रहा है इस साइड, क्योंकि प्लेन ने अपना 2D में ये अलग चेंज कर दिया कि नहीं, तो इसमें नहीं माना जाएगा। जमीन पे चाहिए सब। हाँ, मतलब एक ही प्लेन में चाहिए है। या तो हवा में हो तो हवा। हाँ, अब फिर मतलब एक प्लेन में ही चाहिए। अगर इसमें मान लो दोनों हवा में है तो हवा में ऐसे पैर ऐसे होना चाहिए कि इनकी हाइट दोनों की बराबर होनी चाहिए ज़मीन से। ये सब इसलिए एक कोप्लेनर में आ जाएंगे। मैग्नीट्यूड का कोई अब यहाँ मतलब नहीं है। ओनली डायरेक्शन। हाँ, मतलब ओनली प्लेन मतलब सेम प्लेन। अगर एक्स वाई में तो एक्स वाई ही होना चाहिए, जेड नहीं आना चाहिए। अब एक बार आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर देखो, को मतलब सेम और इनिशियल मतलब इनिशियली मतलब स्टार्टिंग। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। अगर इतना समझ लो कि को अगर तुम सेम समझ लो तो उसमें भी ज़्यादा कठिन नहीं, मतलब साथ। तो मतलब को इनिशियल मतलब सेम स्टार्टिंग जिनकी होती हो उन सबको कहते हैं क्या? को इनिशियल वेक्टर। अब एक ही जगह से स्टार्ट हाँ, करेंगे। द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर को इनिशियल वेक्टर। जैसे अगर तुम समझो कि ऐसे मान लो ये कोई तिगड्डा है। क्या है? तिगड्डा है। एक रास्ता इस साइड जाती है, एक रास्ता जाती है इस साइड और एक रास्ता जाती है इस साइड। तुम लोग अभी तुम्हारी गाड़ी एक की ये खड़ी है, एक की खड़ी गाड़ी ये खड़ी है और एक की गाड़ी खड़ी है ये। तीनों गाड़ी खड़ी हैं और तीनों लोग एक ही जगह से स्टार्टिंग पॉइंट होगी कि नहीं? मान लो ये वाली गाड़ी इस साइड चली गई है, इसकी है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कोई डायरेक्शन होगा, जैसे मान लो यहाँ जो गाड़ी गई उसकी हो जाएगी, उसकी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, मान लो वेलोसिटी बता रहे हैं। यहाँ गाड़ी गई, उसकी गाड़ी की स्पीड मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। तो इन सब के जो वेक्टर बन रहे हैं, मान लो ए, इसका नाम ए है, ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ए है सी वेक्टर। मतलब इस गाड़ी को की वेलोसिटी को हम ए बोलेंगे, इस गाड़ी की वेलोसिटी को बी बोलेंगे, इस गाड़ी की वेलोसिटी को हम सी बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, अब डायरेक्शन बताते रहेंगे। बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और 6, मतलब देखो वो आई जे का डायरेक्शन बता देंगे, उसी टेंशन नहीं लो। मतलब सब लोग एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग हो रहे थे कि नहीं, उसी को कहते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे सोच सकते कि एक पॉइंट से स्टार्टिंग हो। अब एक चीज़, टाइमिंग अलग हो सकता है। हाँ, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एक ही जगह से करनी चाहिए। अब एक होता है को टर्मिनस वेक्टर। को अपोजिट। हाँ, को टर्मिनस वेक्टर का मतलब ये है कि इनकी एंडिंग एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, मतलब सारे लोग एक ही चीज़ पे मीट होने चाहिए। जैसे को मतलब सेम और टर्मिनस मतलब कि एंडिंग, कि वो वेक्टर जिनकी एंडिंग एक ही पॉइंट पे हो तो उसे हम कहते हैं को टर्मिनस। देखो ये टर्मिनस बना है टर्मिनेट से, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? टर्मिनेट मतलब एंड। टर्मिनेट
टर्मिनेट मतलब होता है एंड। जैसे मान लो कोई वेक्टर यहाँ से ऐसे आ रहा था, कोई वेक्टर एक यहाँ से आ रहा है और कोई वेक्टर यहाँ से आ रहा है। अगर मान लो तिगड्डे पे 3 गाड़ियों का एक्सटेंट होता है तो कौन सा कहलाएगा वेक्टर? कोटर्मिनस वेक्टर। अगर तीनों गाड़ी एक ही तिगड्डे से स्टार्ट होती, मतलब एक ही जगह से जाती हैं तो क्या कहलाता है? कोइनिशियल वेक्टर। कोप्लैनर तो फिर कोई भी गाड़ी कहीं भी चले कोप्लैनर ही कहलाएगी। कोलिनियर वेक्टर क्या कहलाएगी कि अगर मान लो एक हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे की बात सोचो, या फिर तुम्हारे कोई बगल वाला निकलेगा या फिर कोई तुम्हें ऐसे क्रॉस करेगा या फिर ऐसे कर, मतलब एक समझ लो कि एक रोड सोच लो तुम, तो रोड सब कोलिनियर वेक्टर में आ जाते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया है। ये एक चीज मतलब देखो अभी ज़्यादा टर्म कठिन नहीं है, इनकी सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल से डायग्राम बना देना, एग्जाम में इतना हो जाता है। टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो आगे चीज़ इंपॉर्टेंट होगी हम बताएंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।